वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी क्लास 8 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का पार्ट 1। क्लास 6 और 7 की एनसीईआरटीज हम कवर कर चुके हैं। अब हम आज क्लास 8 को शुरू करने वाले हैं। और हम आगे बढ़े उससे पहले आपको हमारे पेड बैचेस के बारे में जानकारी दे दूं। नीचे ये 3 नंबर्स आपको दिख रहे हैं, आप इन पर कॉन्टैक्ट करके हमारे जो भी पेड बैचेस चल रहे हैं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम से रिलेटेड जो भी पेड बैच चल रहा है उसकी जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। और इसके अलावा 2026 और 2027 के यूपी पीसीएस प्री के जो पेड बैचेस हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं। तो अब एग्जाम में काफी टाइम है, आप अगर अभी से एनरोल करते हैं तो आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा और रेगुलर टेस्ट होते रहेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा कि आपको कहाँ कितने सुधार की आवश्यकता है। और सारी आपको स्टडी मटेरियल तो प्रोवाइड कर ही दी जाएगी जिससे कि आपको रिविजन के लिए बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, एक बार जरूर करिए, पेड बैच को जरूर ज्वाइन करिए, आपको बहुत फायदा आपकी तैयारी में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये है ज्ञान सर का नंबर, अगर आपको उन्हें कांटेक्ट करना है, उनसे बात करनी है तो उन्हें इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो पूरी सीरीज हमारी एनसीईआरटी की हिस्ट्री की चल रही है ये बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, तो दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए ये बिल्कुल भी सफिशिएंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज का पहला चैप्टर जो हमारा है वो क्या है, रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप, भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण। अभी हमने क्लास 7 के एनसीईआरटी में कहां तक पढ़ा था, गुप्ता पीरियड तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, गुप्त साम्राज्य तक पढ़ लिया था। अब हम उसके आगे का पढ़ेंगे, देखेंगे किस तरीके से भारत में मुस्लिम इन्वेजन होते हैं, फिर किस तरीके से जो है यूरोपियन पावर्स आती हैं। ठीक है, तो अब हम सब कुछ एक क्रोनोलॉजी के जरिए सीरीज से देखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो 11वीं शताब्दी के आरंभ में हिंदू कुश पर्वत के पार से हुए आक्रमणों ने भारत के राजनीतिक मानचित्र को नया रूप दिया। तो कब की बात हो रही है, 11th सेंचुरी एडी की बात हो रही। ठीक है, 11वीं शताब्दी ईस्वी की बात हो रही, 11वीं ईस्वी की बात हो रही। ठीक है, इसमें से कई हमलावर जो है मध्य एशियाई तुर्क या अफगान थे। तो जो ज्यादातर हमलावर थे वो कौन थे, जो हिंदू कुश को पार करके भारत पर आक्रमण करते हैं, तुर्क या अफगान हुआ करते। तो इनका उद्देश्य क्या था, धन और साम्राज्य विस्तार के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर हिंसा के बल पर अपने पंथ मजहब के स्वयं के संस्करण का प्रसार करना भी था। अब इससे पहले जो भारत में आक्रमण होते थे उनका उद्देश्य क्या हुआ करता था, उनका मेन उद्देश्य होता था कि भारत का जो धन संपदा है उसको लूट करके ले जाया जाए। लेकिन अब जो आक्रमण हुए उनका उद्देश्य धन संपदा को लूटना तो था ही था, साथ ही साथ अपने जो मजहब का, अपने धर्म का विस्तार इंडिया में करना था। तो इनका जो बेसिक अब कारण हो गया था, इनका जो एम हो गया था वो रिलीजियस भी हो गया था। ठीक है, उनका अपना जो रिलीजन का वर्जन है वो उसको भारत में अप्लाई करना चाहते थे, तो ये भी एक एम हो गया था। अगर हम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज या शब्दावलियों की बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे तुर्क कौन होते हैं। तो तुर्क शब्द बेसिकली यूज किया जाता है उन लोगों के लिए जो टर्की और साइबेरिया तक फैले होते थे। कहाँ तक फैले होते थे, तुर्की और साइबेरिया तक जो लोग रहते थे, जहाँ सेंट्रल एशिया से टर्की और साइबेरिया तक जो विस्तारित लोग थे उनको तुर्क कहा जाता था। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है सल्तनत, जैसे कि इंग्लिश में हम बोलते हैं एम्पायर। एम्पायर वो रीजन होता है जिसको एम्परर रूल करता है, उसी तरीके से सल्तनत वो एरिया होता था जो सुल्तान द्वारा शासित होता था। ठीक है, टेरिटरी रूल्ड बाय सुल्तान क्या कहलाती थी, सल्तनत कहलाती थी। और इसको कुछ मुस्लिम शासकों ने ये उपाधि अपने आप को दी, सल्तनत की, सुल्तान की। फिर बुत शिकन कौन होता था, मूर्तियों को तोड़ने वाले को कहते थे बुत शिकन, प्रतिमा विनाशवाद। ठीक है, बुत शिकन यानी आइकनक्लाज्म। ठीक है, आइकनक्लाज्म यानी बुत शिकन क्या कहते थे, तो मूर्ति पूजक माने जाने वाले प्रतीकों या धार्मिक चित्रों को जो तोड़ देते थे उन्हें कहते थे बुत शिकन। ठीक है, और किस सुल्तान ने खुद को बुत शिकन की उपाधि दी थी, तो महमूद गजनवी जो था उसने खुद को बुत शिकन की उपाधि दी थी। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर मुझे एक छिपकली दिख गई थी, मुझे थोड़ा सा डर लगता है तो मैं थोड़ा सा चौंक गई।
सॉरी, ओके, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने खुद को बुत शिकन की उपाधि दी थी, ठीक है। और काफिर किसको कहते थे? तो काफिर वो व्यक्ति होता है, ठीक है, जो विश्वास को साझा नहीं करता, यानी जो रिलीजन को, मुस्लिम रिलीजन को नहीं मानता है, उसे काफिर कहा जाता था। मध्ययुगीन ईसाई पंथ में काफिर मुसलमान या प्रतिमा पूजक होते थे, ठीक है। तो मेडिवल क्रिश्चियनिटी में काफिर क्या होते थे? मुस्लिम्स होते थे या आइडोलेटर होते थे। तो पहले ये शब्द कहां से था कि जो मूर्ति पूजक हुआ करते थे या उनको क्या कहते थे? मध्ययुगीन जो ईसाई पंथ था उसमें काफिर जो है मुसलमान या प्रतिमा पूजक होते थे, और मध्ययुगीन इस्लाम में काफिर ईसाई होते थे, ईसाइयों को कहा जाता था, या भारत के संबंध में हिंदू, बौद्ध या जैन धर्म के लोगों को कहा जाता था। बेसिकली जो मूर्तियों की पूजा करते हैं उनको क्या कहा जाता? उनको काफिर कहा जाता, ठीक है। उसके बाद राणा राजपूत राजाओं के लिए प्राय प्रयोग की जाने वाली एक उपाधि होती थी। तो राणा क्या होती थी? राणा जो उपाधि होती थी वो कौन यूज करता था? तो अ टाइटल ऑफन यूज्ड फॉर राजपूत किंग, जो राजपूत किंग्स होते थे उनके लिए राणा नाम की उपाधि यूज की जाती थी। गुरिल्ला युद्ध लड़ाई की एक शैली होती थी जिसमें क्षेत्रों की जानकारी रखने वाले छोटे समूह बड़ी सेनाओं पर अचानक आक्रमण करते हैं और घात लगाकर उन्हें हराने का प्रयास करते हैं। तो गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है? जिसमें कि जो छोटे छोटे समूह होते हैं वो बड़ी सेनाओं पर अचानक से आक्रमण कर देते हैं, ठीक है, उनपे घात लगा के बैठे रहते हैं। इसे कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर। और इसको किसने प्रचलित किया था? इसको किसने प्रचलित किया था बताइए? मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे, कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, छत्रपति शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला वॉरफेयर को प्रचलन में लाया था, ठीक है। चलिए अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के उदय और पतन के बारे में। तो लेकिन उससे पहले चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं जो भारत पर आक्रमण हुए हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत पर जो आक्रमण हुए हैं, मुस्लिम आक्रमण, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत पर हुआ है अरब आक्रमण। अरब आक्रमण हुआ है भारत पर कब? तो 712 में, 712 ईस्वी में भारत पर अरब आक्रमण होता है। कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है, पहला जो आक्रमण भारत पर होता है वो 712 में होता है। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर पहली बार आक्रमण करता है, ठीक है। और ये पहला सफल मुस्लिम आक्रमण होता है, और यहाँ पर, ठीक है, और ये पहला सफल मुस्लिम आक्रमण। तो ये पहला सफल मुस्लिम आक्रमण होता है भारत पर कब? 712 एडी में। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद तुर्क आक्रमण होता है 1000 से 1027 के बीच में। पहला अफगान आते हैं, फिर तुर्क आते हैं, ठीक है। तुर्क आक्रमण कब? 1000 से 1027 ईस्वी के बीच में। और ये तुर्क आक्रमण कौन करता है? तो ये करता है महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी करता है। महमूद गजनवी ये तुर्क आक्रमण करता है, और ये 17 बार जो है ये भारत पर आक्रमण करता है, ठीक है, 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। और ये सोमनाथ के मंदिर पर गुजरात में और पंजाब में ये आक्रमण करता है। सोमनाथ मंदिर गुजरात और पंजाब में, ठीक है। और ये 1025 में ये पंजाब में आक्रमण करता है, पंजाब एंड गुजरात में। और 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? सोमनाथ मंदिर है गुजरात में। तो 1025 में ये गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं स्लाइड हटा रही हूँ।
उसके बाद जो अगला आक्रमण होता है वो किसका होता है, मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है। 1175 से 1206 के बीच में होता है। भारत में मुस्लिम सत्ता की जो स्थापना होती है मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद होती है। फिर तराइन का युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान से। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। फिर चंदावर का युद्ध होता है मोहम्मद गौरी के साथ, तो 1194 में होता है। ठीक है, टाइम पीरियड में बता दूं तो 1191 में, एक सेकेंड पेन का कलर चेंज कर लूं। 1191 में पहला तराइन का युद्ध होता है, 1192 में दूसरा तराइन का युद्ध होता है और 1194 में चंदावर का युद्ध हमें देखने को मिलता है। और इसके बाद फिर जो है गुलाम सल्तनत आती है और भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, मुझे लाइटिंग कम लग रही है, मैं थोड़ा सा लाइटिंग बढ़ा दूं। फुल है, चलिए। ऑलराइट, फिर अब हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की जो उदय है और उसके पतन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1192 में राजा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद हो जाती है और इस सल्तनत में तुर्क अफगान मूल के 5 क्रमिक विदेशी राजवंश का शासन देखा गया। तो ये जो दिल्ली सल्तनत थी इनमें 5 राजवंश थे जो कि तुर्क और अफगान मूल के थे। मामलुक या गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। यहाँ पर 5 वंश हमें दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? गुलाम वंश या मामलुक, और ये थे तुर्क, मामलुक तुर्क थे ये। फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, इनकी क्रोनोलॉजी है। पूर्व में पूर्वी गंग और दक्षिण में होसल जैसे पड़ोसी राज्यों ने इनके विस्तार को रोका। तो ईस्ट में कौन सा था? ईस्टर्न गंगास थे। और यहाँ पर अगर हम बात करें दक्षिण में तो होसल थे। इन्होंने जो है इसके एक्सपेंशन को रोका, इसीलिए जो है यहाँ पर बंगाल की बात कर ले और अगर हम साउथ की बात करें तो वहां पर मुस्लिम सत्ता स्थापित नहीं हो पाई थी। सल्तनत काल जो है राजनीतिक अस्थिरता और क्षेत्रीय विस्तार के प्रयासों के लिए प्रसिद्ध रहा। ठीक है, सल्तनत काल किस लिए प्रसिद्ध रहा? ये टाइम पीरियड प्रसिद्ध रहा बाय द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड अटेम्प्ट्स एट देयर टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए प्रसिद्ध रहा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अब हम थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत के बारे में विस्तार से देख लेंगे। तो दिल्ली सल्तनत का समय क्या है? 1206 से 1526 तक जो है ये एक्चुअल टाइम पीरियड है दिल्ली सल्तनत का, 1206 से लेकर के 1526 तक। 1526 के बाद कौन सा टाइम पीरियड आता है? तो 1526 के बाद आता है 1526 ऑनवर्ड्स आता है कौन सा टाइम पीरियड? मुगल। मुगल टाइम पीरियड जो है 1526 के बाद आता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी और अंत हुआ 1526 में। कैसे? प्रथम पानीपत के युद्ध के साथ। और इनकी जो शासन प्रणाली की बात करें तो इसमें इस्लामिक मोनार्की हुआ करती थी, सल्तनत की प्रणाली थी। और राजधानी इनकी क्या थी? इनकी राजधानी थी दिल्ली। प्रमुख वंश की बात करें तो 5 मेजर डायनेस्टीज हैं। सबसे पहले आता है गुलाम वंश या मामलुक तुर्क जिन्हें कहते हैं, 1206 से 1290 तक इनका शासन रहता है। फिर उसके बाद खिलजी वंश आता है, 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का शासन रहता है। फिर तुगलक वंश 1320 से 1414 तक का, और सैयद वंश रहता है 1414 से 1491, और लोदी वंश रहता है 1451 से 1526। तो अगर हम बात करें सबसे कम समय तक कौन सा वंश रहा, तो वो रहा खिलजी वंश। ठीक है, और सबसे लंबे समय तक कौन सा वंश रहा? करीब देखिए यहाँ पे 100 साल तक, 96 साल तक अगर हम देखें तो 94 साल तक तुगलक वंश रहता है। ठीक है, तो सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक रहता है यहाँ पर तुगलक वंश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गुलाम वंश को, स्लेव डायनेस्टी को। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो फाउंडर था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इंपॉर्टेंट बातें देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आता है? सुल्तान इल्तुतमिश आता है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद था, सन इन लॉ था। और इल्तुतमिश ने साम्राज्य को और मजबूत किया। इसने इक्ता प्रणाली शुरू करी। इक्ता प्रणाली क्या थी? एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था इक्ता प्रणाली।
और उसे शुरू करा इल्तुतमिश ने। फिर रजिया सुल्तान आती है जो इल्तुतमिश की बेटी थी, बहुत कम समय तक शासन किया और पहली महिला शासक और कह सकते हैं ओनली फीमेल रूलर रही पूरे दिल्ली सल्तनत में। फिर उसके बाद बलबन, बलबन एक कठोर शासक था, दैवी अधिकार सिद्धांत, उसने डिवाइन राइट थ्योरी अपनाई। इसने बलबन की बात करें तो इसने जो है सजदा और पैबोस, सजदा और पैबोस की शुरुआत करी, यानी कि राजा के आगे आप आएंगे तो उसके हाथों को छूना पड़ेगा, उसके आगे सर झुकाना पड़ेगा, ठीक है। और इसने जो है एक ईरानी फेस्टिवल भी शुरू करा था। तो बलबन ने कौन सा ईरानी फेस्टिवल शुरू करा था? इसने नौरोज शुरू करा था, ठीक है। बलबन की बात करें तो इसने नौरोज नाम का फेस्टिवल शुरू करा था। नौरोज नाम का फेस्टिवल शुरू करा था जो क्या है, ईरानी न्यू ईयर है, ठीक है, ईरानी न्यू ईयर है ये। ईरानी न्यू ईयर है जिसे बलबन ने शुरू करा था। ये बातें भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा वंश जो आता है वो होता है खिलजी वंश। और इसका जो संस्थापक था वो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक था। अलाउद्दीन खिलजी जो था सबसे शक्तिशाली शासक था। दक्षिण भारत तक इसने एक्सपेंशन करा, ठीक है। और इसका गुलाम था मलिक काफिर, ठीक है, जिसने की जो है साउथ इंडिया में एक्सपेंशन करा था। उसके बाद इसने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लाई, कीमतों को नियंत्रित किया, राशन व्यवस्था शुरू करी, मिलिट्री रिफॉर्म्स करे, तो वो हम डिटेल में सब अभी आगे देखेंगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हम देख लें कि जो अलाउद्दीन खिलजी है इसके साउथ इंडिया के जो अभियान है उनके बारे में बात की जाती है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताती चलूं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर ही मैं लिख देती हूँ, मलिक काफूर। मलिक काफूर कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी का जो है सेनापति था। पहले ये गुलाम था, फिर बाद में सेनापति बन गया था। और मलिक काफूर पहले हिंदू था, पहले गुजराती था, बाद में मुस्लिम बना था, ठीक है। बाद में ये मुस्लिम बना था मलिक काफूर। और इसकी अगर हम बात करें तो इसे हजार दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर को क्या कहा जाता है? हजार दिनारी। इसे हम कहते हैं हजार दिनारी, राइट। इसके अलावा इसने जो है साउथ इंडिया में अभियान जो चलाए, तो दक्षिण भारत के अभियानों की बात करें, दक्षिण भारत में कौन कौन से इसने अभियान चलाए थे? तो इसने देवगिरी का अभियान चलाया था। देवगिरी कब? 1308 में। उसके अलावा वारंगल, वारंगल के लिए अभियान कब चलाया था? 1310 में। फिर द्वार समुद्र के लिए 1311 में। और फिर मदुरै के लिए कब चलाया था? 1311 में। तो ये जो साउथ इंडिया में मलिक काफूर ने अभियान चलाए हैं ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, डेट पूछी जाती है, तो इनको नोट कर लीजिएगा, इनको आपको याद रखना जरूरी है। ठीक, तो ये मलिक काफूर के बारे में बातें हैं। ये अभियान आपको जो है ये जरूर से याद रखने हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश में गियासुद्दीन तुगलक जो है संस्थापक था तुगलक वंश का। फिर आता है मोहम्मद बिन तुगलक।
और उसके बाद फिर आता है फिरोज शाह तुगलक। तो तुगलक वंश के 3 इंपॉर्टेंट सुल्तान कौन कौन से हैं? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रूलर है, बहुत फेमस है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कई नई पॉलिसीज लाई, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, जिसमें सबसे ज्यादा इनफेमस उसका जो है, सबसे ज्यादा जिस चीज को जाना जाता है वो है राजधानी का परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद उसने राजधानी परिवर्तन कर दिया था। उसने टोकन करेंसी चालू करी थी जो कि कॉपर की हुआ करती थी, और कई इसकी जो है नीतियां असफल रही। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये काफी बुद्धिमान था, लेकिन इसकी जो फेल्ड पॉलिसी है इसकी वजह से ये फेमस रहा। और इसको क्या कहा जाता है? इसको मोहम्मद बिन तुगलक को वाइस फूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाइस फूल, बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल था, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, लेकिन इसकी जो नीतियां थी वो कुछ सही नहीं रही, और जो जनता है उसको काफी ज्यादा इसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, इसलिए इसे कहा जाता है वाइस फूल। दिल्ली से दौलताबाद पहली चीज इसने जो राजधानी जो है ट्रांसफर करी थी, ये सबसे ज्यादा इसने वैसा काम करा था। उसके अलावा टोकन मुद्रा इसलिए फेल हुई क्योंकि लोग नकली सिक्के निकालने लगे। उसके बाद उसने दोआब में कर बढ़ा दिया, और पॉलिसी क्या थी? इसने दोआब में कर बढ़ा दिया था। दोआब कौन सा? गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब में कर बढ़ा दिया। और जब कर बढ़ाया उसी समय क्या हुआ? अकाल पड़ गया। ठीक, और अगर हम बात करें तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक की जब डेथ होती है तो क्या होता है? लोग कहते हैं कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई थी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक। इसने कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो सुधार करे हैं। तो ये काफी ज्यादा वेलफेयर ओरिएंटेड था, तो इसने बहुत सारा जो है जन कल्याण का कार्य करा। इसने बहुत सारे कैनाल्स, नहरें बनवाई। ठीक है, जनता की भलाई के लिए बहुत सारा काम करा। और मेन नहर की बात करें तो यमुना से हिसार तक एक नहर बनवाई। कहां से कहां तक? यमुना से, यमुना से हिसार तक, यमुना से हिसार तक नहर बनवाई। बहुत सारा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वगैरह के लिए इसने काम करा था। नए शहर बसाए, फिरोजाबाद, फिर उसके अलावा हिसार और फतेहाबाद और जौनपुर। एक शहर बसाया था जौनपुर, जौनपुर जो कि उत्तर प्रदेश में। जौनपुर किसकी याद में बसाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या था? जौना खान था, उसकी याद में इसने ये शहर बसाया था। इसके अलावा इसने अपने नाम पर फिरोजाबाद भी बसाया जो बैंगल्स के लिए फेमस है। इसने हिसार बसाया, हिसार हरियाणा में है, हिसार शहर बसाया इसने। उसके अलावा इसने फतेहाबाद शहर भी बसाया था। ठीक है, फतेहाबाद भी बसाया था, फतेहाबाद इसने बसाया। ठीक, और इसने दीवाने खैरात और दारुल शफा की भी शुरुआत करी थी। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? दीवाने खैरात, ये किसके लिए था? गरीबों के लिए। गरीबों के लिए दीवाने खैरात और दारुल शफा। दारुल शफा क्या थे? ये मुफ्त के अस्पताल थे। ठीक है, दारुल शफा और दीवाने खैरात की शुरुआत इसने करी थी। ठीक,
और इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लगवाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर, ब्राह्मणों पर जजिया इसने लगाया था। ठीक, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें। फिर सैयद वंश बहुत कम टाइम पीरियड के लिए रहा। खिज्र खान इसका संस्थापक था। ये वीक वंश था। तैमूर के आक्रमण के बाद ये वंश खत्म हो जाता है। और तैमूर का आक्रमण कब होता है? अगर तैमूर के आक्रमण की बात करें तो हमें तैमूर का आक्रमण देखने को मिलता है 1313 में। ठीक है, 1313 में हमें तैमूर का आक्रमण जो है ये देखने को मिलता है। ठीक, और तैमूर कौन था? मंगोल था। ठीक है, मंगोल था तैमूर। तैमूर कौन था? एक मंगोल था। और इससे पहले मंगोल आक्रमण कब हुए थे अगर हम बात करें तो 1221 में चंगेज खान जो था उसने पहली बार आक्रमण किया था। 1221 में चंगेज खान का आक्रमण होता है। पहला मंगोल आक्रमण था ये। पहला मंगोल आक्रमण था। फिर उसके बाद आक्रमण किसका होता है? 1300, सॉरी ये 1313 नहीं, 1398 है। 1398 में जो है वो तैमूर का आक्रमण होता है। ठीक है, 1398 में होता है तैमूर का आक्रमण। ऑलराइट, चलिए उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आती है? लोधी डायनेस्टी आती है। लोधी वंश आता है। बहलोल लोधी संस्थापक था। उसके बाद आता है सिकंदर लोधी, इसने काफी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करे थे। और फिर आता है इब्राहिम लोधी जो कि अंतिम सुल्तान था और बाबर से ये हार गया था। तो लोधी वंश के बाद क्या होता है? लोधी वंश के बाद जो है ये दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है 1526 में। तो अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी जो बाबर से हार गया था। और यहाँ पर मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक की एक और बात करें तो इसने जो है जो कुतुब मीनार थी इसमें भी कंस्ट्रक्शन कराया था। कुतुब मीनार में फिरोज शाह तुगलक ने कंस्ट्रक्शन कराया था। ठीक है, तो इसने क्या कराया था? कुतुब मीनार का जो टॉप स्टोरी था उसको जो है फिर से बनवाया था। तो इसने कुतुब मीनार को रिपेयर कराया था। बिजली गिरने से उसकी टॉप स्टोरी खराब हो गई थी। टॉप फ्लोर जो था वो टूट गया था, उसको रिकंस्ट्रक्शन इसने कराया था। फिर अगर हम पूरे दिल्ली सल्तनत की बात करें, इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इनका प्रशासन कैसा था? तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रलाइज्ड था। सुल्तान जो था वो सर्वोच्च शासक हुआ करता था। इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स की बात करें तो वजीर जो था ये प्राइम मिनिस्टर होता था। दीवान राजस्व कौन होता था? फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो हेड होता था। दीवान राजस्व या से बोलते थे दीवान विजारत। दीवान आरिस कौन होता था? मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होता था। और काजी जो होता था वो जज होता था। फिर इक्ता प्रणाली की बात करें तो भूमि को इक्ता के रूप में बांटा गया था। इक्ता क्या होते थे? लैंड ग्रांट होते थे। इक्तादार जो है टैक्स वसूल करता था, बदले में आर्मी रखता था। ठीक है, बदले में सेना रखता था। कौन? इक्तादार। फिर इनकी इकोनॉमी कैसी थी? तो इनकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। टैक्स सिस्टम कैसा था? लैंड रेवेन्यू पर था। व्यापार की बात करें तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके का व्यापार होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है प्राइस कंट्रोल की शुरुआत करी थी कि जो स्टेट है वो चीजों के प्राइस को कंट्रोल करेगा। मार्केट को कंट्रोल कौन करने लगा था? अलाउद्दीन खिलजी के समय से स्टेट जो है मार्केट को कंट्रोल करने लगा था। अगर हम दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड की सोसाइटी की बात करें तो दो पार्ट में जो है हमारी सोसाइटी डिवाइडेड थी। इसके पहले कैसे होती थी? वर्ण सिस्टम हुआ करता था। अब मुस्लिम्स के आने के बाद सोसाइटी हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड हो गई थी। जजिया टैक्स लगता था नॉन मुस्लिम पर। और ब्राह्मणों पर जजिया किसने लगवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था, याद रखना है। और सोशल इनइक्वालिटी हमें इस टाइम पीरियड में देखने को मिलती है। रिलीजन की बात करें तो मुख्य धर्म इस्लाम हुआ करता था। हिंदू धर्म भी प्रचलन में रहा। सूफी आंदोलन इस समय चलते हैं।
कला वास्तुकला की बात करें तो कुतुब मीनार बनता है, अलाई दरवाजा बनता है, तुगलकाबाद का किला बनता है, बहुत सारी मस्जिदें और मकबरे बनते हैं। तो यहाँ पर एक हमें क्विक रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल डाल दी है। तो 1206 में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है और फिर 1290 में खिलजी डायनेस्टी आती है, फिर 1320 में तुगलक आती है, 1414 में सैयद आती है, 1491 में लोदी आती है, 1526 में दिल्ली सल्तनत का एंड हो जाता है। यहाँ पर बाबर के साथ जो है युद्ध होता है और इब्राहिम लोदी की हार होती है। ठीक है, तो चलिए ये हमने अपने शॉर्ट नोट्स में सब देख लिया। अब जो एनसीईआरटी में लिखा है उसको हम पढ़ेंगे। तो 14वीं शताब्दी के आरंभ में अलाउद्दीन ने उत्तर और मध्य भारत के विस्तृत क्षेत्रों में सैन्य अभियान चलाकर अनेक नगरों को लूटा, साथ ही उनके मंगोल सेनाओं के कई आक्रमणों को विफल किया। अलाउद्दीन के गुलाम का क्या नाम था? सेना नायक का मलिक काफूर था। इसने सल्तनत का विस्तार कहाँ किया? दक्षिण तक किया। उसने कई हिंदू केंद्रों पर आक्रमण किया, जैसे कि श्रीरंगम, मदुरई, चिदम्बरम और रामेश्वरम तक भी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली पर शासन किया और दिल्ली सल्तनत के क्षेत्रों का विस्तार किया। सल्तनत पर नियंत्रण हेतु राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया। किसके बारे में बात हो रही? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात हो रही है। और दौलताबाद को उस समय क्या कहते थे? देवगिरी कहते थे। और राजधानी को उसने पुनः दिल्ली फिर से स्थानांतरित किया। तो उसने एक बार दिल्ली से दौलताबाद राजधानी शिफ्ट करी, फिर दौलताबाद से दिल्ली राजधानी को शिफ्ट किया था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा यानी कि टोकन करेंसी इसने चालू करी थी। और किसकी थी वो? कॉपर की, तांबे की टोकन करेंसी जो है वो चालू करी थी। और उसने चांदी और सोने के सिक्कों को समान मूल्य का माना। ठीक है, इसने लोगों को तांबे के नकली सिक्के बनाने के लिए प्रोत्साहित किया और तथ्यव्यवस्था को हानि के कारण ये योजना विफल हो जाती है। फिर संपत्ति जो मुख्यतः थी सैन्य अभियानों से जो प्राप्त लूट, साधारण धन और विजित क्षेत्रों पर लगाए गए करों और गुलाम व्यापार में भागीदारी से प्राप्त होती थी। जो बेसिकली इनकी वेल्थ थी, जो ये सल्तनत के जो सुल्तान हुआ करते थे, इनकी वेल्थ थी वो कहाँ से आती थी? तो वो मिलिट्री कैंपेन्स जो करके लूटा करते थे लोगों को, वहां से आती थी। जो कॉमन लोगों पर ये टैक्स इंपोज करते थे वहां से आती थी। और जो कॉन्कर्ड टेरिटरीज हुआ करती थी वहां से आती थी। और जो स्लेव ट्रेड से आती थी। ठीक है, बौद्ध, जैन और हिंदू मंदिरों में पवित्र पूजनीय मूर्तियों और चित्रों पर प्रहार हुए जो लूटपाट और बुत शिकन से प्रेरित थे। ठीक है, बुत शिकन हमने देखा। बुत शिकन कौन अपने खुद को कहता था? अभी हमने देखा था। कुछ सुल्तानों ने जजिया कर भी लगाया, जो गैर मुस्लिम प्रजा पर सुरक्षा प्रदान करने और सैन्य सेवा से छूट देने के बदले वसूला जाता था। जजिया किससे वसूला जाता था? तो जो गैर मुस्लिम प्रजा थी उसको सुरक्षा देने के लिए और सैन्य सेवा से छूट के बदले में वसूला जाता था। 14वीं सदी के अंत में तैमूर, जो तुर्क मंगोल ने उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली पर घातक प्रहार किया। तैमूर के जो आक्रमण थे उसके दो उद्देश्य थे, काफिरों के साथ युद्ध करना और उनकी धन संपत्ति को लूटना। इसके पश्चात लोदी वंश के रूप में दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश की स्थापना होती है। फिर टैक्सेस की अगर हम बात करें, जो जजिया था ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। और जजिया को हटाया किसने था? तो अकबर ने जजिया को हटाया था। कब? 1564 में जो है अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। तो आपको ये पॉइंट भी पता होना चाहिए, जजिया कर को लगाने वाला था फिरोज शाह तुगलक और जजिया कर को हटाने वाला था अकबर। अकबर कौन था? मुगल शासक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के प्रतिरोध की बात करें तो दिल्ली सल्तनत ने कलिंग के पूर्वी गंग राज्य को अधीन करने में विफलता हाथ लगी, जिसमें वर्तमान उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ भाग सम्मिलित थे। तो जो कलिंग वाला रीजन था, जो आज की डेट में उड़ीसा है, वहां पे ईस्टर्न गंग डायनेस्टी हुआ करती थी, जिसने दिल्ली सल्तनत को ईस्ट पार्ट में नहीं आने दिया। 13वीं शताब्दी के मध्य में इस राज्य के एक शासक नरसिंह देव प्रथम ने सल्तनत के कई आक्रमणों को विफल करने के अतिरिक्त उनको बंगाल में सल्तनत द्वारा नियुक्त प्रशासन को भी पराजित किया। ठीक है, उन्होंने जो बंगाल में शासन जो अपना स्टैब्लिश कर दिया था उसको भी हराया किसने? नरसिंह देव प्रथम ने, जो कि ईस्टर्न गंग डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे। विजयों की स्मृति में उन्होंने कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किसने बनवाया है? नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया है। 13वीं शताब्दी में ये रूल करते थे। और क्यों बनवाया? क्योंकि इन्होंने मुस्लिम्स को जो है हराया था, इसलिए इन्होंने अपनी विजय के बाद जो है अपनी विजय की स्मृति में इन्होंने सन टेम्पल एट कोणार्क बनवाया है। ठीक, फिर तुगलक काल में तेलुगु मुखियाओं, मसूनिरी नायकों के क्षेत्र के 75 से अधिक अन्य मुखियाओं को संगठित करके एक संघ बनाया गया। इस संघ ने छोटे राज्यों दिल्ली सल्तनत की सेनाओं को पराजित किया और 1330 से 1336 के आसपास वारंगल से मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को खदेड़ दिया। ये भी क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि तुगलक टाइम पीरियड में तेलुगु मुखियाओं, ठीक है, तेलुगु जो चिफ्स थे
और मुस्नुरी नायक जो थे उन्होंने जो है मिलकर के एक संघ बनाया था और मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को हराया था। उसके बाद आता है होसल वंश। होसल वंश का शासन जो है मुख्य रूप से वर्तमान के कर्नाटक के कुछ भागों में था। तो होसला डायनेस्टी कहां पर थी? प्रेजेंट डे कर्नाटक में होसला डायनेस्टी हुआ करती थी और दिल्ली सल्तनत के कई आक्रमणों का उन्होंने सामना किया और दक्षिण में एक स्वतंत्र अपना राज्य स्थापित किया। इन आक्रमणों और आंतरिक संघर्षों के कारण होसल राज्य का जो है वो नाश होता है। 14वीं शताब्दी में इसका विजयनगर साम्राज्य में विलय हो जाता है। तो होसल डायनेस्टी कर्नाटक में थी। होसल डायनेस्टी के एंड के बाद कौन सी डायनेस्टी आती है? तो विजयनगर एम्पायर एग्जिस्टेंस में आता है। कहां पर? साउथ में। ऑलराइट। होसलों ने बेलूर और हाले बिंदु जैसे भव्य मंदिर बनवाए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि होसलों ने कौन से मंदिर बनवाए थे? तो होसलों ने बेलूर और हाले बिडू नाम के मंदिर बनवाए। ठीक है। दिल्ली सल्तनत को अनेक स्वतंत्र क्षेत्रीय सल्तनतों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। और कौन कौन से विद्रोह इन्होंने झेले? तो बहमानी सल्तनत 14वीं शताब्दी के मध्य में स्थापित हुई थी बहमानी सल्तनत और कुछ समय के लिए अधिकांश दक्कन पर बहमानी सल्तनत का नियंत्रण रहता है। गुजरात, बंगाल और अन्य क्षेत्रों में भी शक्तिशाली सल्तनतें उभरी जिन्होंने दिल्ली सल्तनत का विरोध किया। 15वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत को मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। 15वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत को किसका सामना करना पड़ा? राणा कुंभा का। ठीक है। और वो कहाँ के शासक थे? वो मेवाड़ के शासक हुआ करते थे। फिर कुंभलगढ़ दुर्ग 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा द्वारा अरावली की पहाड़ियों में निर्मित कराया गया और ये दुर्ग मेवाड़ के शासकों के लिए एक सुदृढ़ गढ़ के रूप में कार्य करता था जो एक प्रमुख राजपूत राज्य था। आज के राजस्थान के मध्य और दक्षिणी भाग में स्थित था। यह दुर्ग अपने 36 किलोमीटर लंबी विशाल दीवार के लिए प्रसिद्ध है जो विश्व की सबसे लंबी निरंतर दीवारों में से एक है। तो यहाँ पर कुंभलगढ़ फोर्ट की बात हो रही है। कुंभलगढ़ फोर्ट जो है 15वीं शताब्दी में बना था। अरावली की पहाड़ियों के बीच ये बना था। ठीक है। और ये 36 किलोमीटर लंबी दीवार है इसके लिए फेमस है। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी निरंतर दीवारों में से एक है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह कुंभलगढ़ की ओर भी है। तो अभी अगर आप कभी घूमने जाइएगा तो कुंभलगढ़ का किला जरूर घूमिएगा। ठीक है। फिर हम बात करेंगे जो रीजनल पावर्स थी, थोड़ा सा उनके बारे में डिटेल में जाने, जैसे कि बहमानी सल्तनत। टाइम पीरियड क्या है? 1347 से 1527 तक का। ठीक है। 200 सालों 250 साल के करीब 200 साल से भी कम इनका टाइम पीरियड रहा है। और बहमानी सल्तनत का जो संस्थापक है वो कौन है? बहमानी सल्तनत का जो संस्थापक है वो है अलाउद्दीन बहमान शाह या जिसे कहते हैं हसन गंगू। ठीक है। हसन गंगू जो है वो बहमानी सल्तनत का शासक है। दक्षिण भारत इसका क्षेत्र रहा। राजधानी क्या रही? गुलबर्गा। ठीक है। प्रारंभिक राजधानी थी, बाद में बहमानी सल्तनत की राजधानी क्या हो गई? बिदार हो गई। ठीक है। बाद में बिदार राजधानी बन गई। दक्षिण भारत की पहली स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत थी कौन? बहमानी सल्तनत। बहमानी सल्तनत दक्षिण भारत में थी और दक्षिण भारत की पहली स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत थी। 1347 से 1527 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। हसन गंगू संस्थापक रहता है। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की कमजोर नीतियों के कारण जो विद्रोह हुआ उससे बहमानी सल्तनत जो है उभर करके आई। हसन गंगू ने 1347 में बहमानी सल्तनत की स्थापना करी। खुद को अलाउद्दीन बहमान शाह इसने घोषित किया था। तो ये भी पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। फिर प्रमुख शासक की बात करें तो अलाउद्दीन बहमान शाह, हसन गंगू सल्तनत की नींव रखी। फिर मोहम्मद शाह वन था, प्रशासन को इसने व्यवस्थित करा। फिरोज शाह बहमानी जो है विद्वान था, कला प्रेमी था। विजयनगर साम्राज्य के साथ इसका संघर्ष था। फिर अहमद शाह वन जो था राजधानी को गुलबर्गा से बिदार जो स्थानांतरित करने वाला था। ठीक है। अहमद शाह वन जो है, अहमद शाह वाली जिसको बोलते हैं, ये जो था इसने कैपिटल को शिफ्ट करा था। कहां से? गुलबर्गा से बीदर तक। तो कोई भी अगर राजा अगर कैपिटल शिफ्ट करता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बहमानी सल्तनत में कैपिटल को गुलबर्गा से बीदर किसने शिफ्ट करा था? तो अहमद शाह प्रथम ने करा था। ठीक है। प्रशासन की बात करें तो सेंट्रलाइज मोनार्की थी, केंद्रीकृत राजतंत्र था। सबसे सर्वोच्च होता था सुल्तान। मुख्य पद की बात करें तो वजीर होता था, प्राइम मिनिस्टर। अमीर होते थे, जो नोबल्स होते थे वो अमीर कहलाते थे और सूबेदार गवर्नर हुआ करता था। समाज और राजनीति की बात करें तो दो मुख्य समूह थे, दक्कनी जो कि लोकल मुस्लिम थे और अफाकी जो कि फॉरेन मुस्लिम्स हुआ करते थे। तो दक्कनी और अफाकी में जो है समूह दो बने हुए थे। समाज डिवाइडेड था, इन दोनों के बीच संघर्ष चला करता था, दक्कनी और अफाकी के बीच। और इससे क्या हुआ? प्रशासन कमजोर हुआ। अर्थव्यवस्था की बात करें बहमानी सल्तनत की तो ये कृषि पर आधारित थी, लैंड रेवेन्यू पर आधारित थी और आंतरिक और समुद्री व्यापार पर आधारित इनकी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। ठीक है। फिर संस्कृति और कला की बात करें तो फारसी संस्कृति का प्रभाव था। बहमानी सल्तनत में पर्शियन कल्चर का प्रभाव था
उर्दू भाषा का विकास हुआ, मस्जिद, मकबरे और बीदर में गुलबर्गा में निर्माण हुआ। और विजयनगर के साथ इनका संघर्ष रहा, तो बहमानी सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच जो है लगातार युद्ध चले। मुख्य कारण क्या था? क्षेत्रीय नियंत्रण, टेरिटोरियल कंट्रोल और रायचूर दोआब, ठीक है। और पतन के कारण क्या थे? दक्कनी और फाकी के बीच जो है संघर्ष, कमजोर शासन, प्रांतीय गवर्नरों की शक्ति का बढ़ना और अंततः सल्तनत का जो है विघटन हो गया था। तो यहाँ पर हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहमानी सल्तनत के बारे में ऑलमोस्ट जो है वो कवर कर लिए। इतना ज्यादा डिटेल में मेडिवल नहीं पूछता, बट अगर इन केस एग्जामिनर का मूड पलट जाए और पूछ ले तो भी आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। उत्तराधिकारी राज्य फिर बहमानी सल्तनत के बाद जो है 5 राज्य निकल करके आते हैं। कौन कौन से राज्य थे? अहमदनगर था, बीजापुर था, गोलकुंडा था, विराट था और बीदर था। तो बहमानी सल्तनत को टूटने के बाद कौन से 5 राज्य बनते हैं? एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 5 राज्य जो है वो बनते हैं, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर। और बहमानी सल्तनत की जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बात करें तो दक्षिण भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना करती है बहमानी सल्तनत। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक संपर्क बहमानी सल्तनत के आने से बनता है और उर्दू भाषा और फारसी संस्कृति का विकास होता है। क्विक रिवीजन हम देखें तो 1347 में बहमानी सल्तनत एस्टैब्लिश होती है। कौन एस्टैब्लिश करता है? हसन गंगू, अलाउद्दीन बहमान शाह जिसका नाम था। कैपिटल गुलबर्गा थी, लेटर बिदार हुई। किसने करी थी? अहमद शाह वन ने करी थी। विजयनगर एम्पायर के साथ कंफ्लिक्ट रहता है, इंटरनल कंफ्लिक्ट से डिक्लाइन होता है। 5 डेक्कन सल्तनत में ये टूट जाती है। ठीक है, इन 5 का नाम जरूर से याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो विजयनगर एम्पायर की बात करें तो 14वीं शताब्दी में 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन राज्यपाल के रूप में पहले सेवाएं दी थी। इन्होंने एक स्वतंत्र राज्य की फिर स्थापना करी जो आगे चलकर क्या कहलाया? विजयनगर साम्राज्य कहलाया। 14वीं शताब्दी में 2 भाई हरिहर बुक्का जो कि पहले मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यपाल के रूप में काम करते थे, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट किंगडम एस्टैब्लिश करा, विजयनगर एम्पायर का। बहमानी सल्तनत विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख प्रतिद्वंदी थी। तो इनका किससे कंपटीशन रहा करता था? बहमानी सल्तनत से, जो बाद में 5 स्वतंत्र राज्यों में बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, अहमदनगर, बीदर में विभाजित हो गई, जिन्हें दक्कन सल्तनत कहा गया। तो बहमानी सल्तनत जब 5 पार्ट में टूटती है उसको क्या कहा जाता है? दक्कन सल्तनत कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य का 2 सल्तनतों के साथ ही पूर्व की ओर उड़ीसा के गजपति शासकों से भी संघर्ष हुआ। ठीक है, तो गजपति शासक कहाँ थे? उड़ीसा में। तो उनके साथ भी विजयनगर एम्पायर का संघर्ष यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। हरिहर और बुक्का जो थे वो गुरु विद्यारण, उनके गुरु विद्यारण जो थे वो थे हरिहर और बुक्का के गुरु। और विजयनगर के राज्यों को नरपति, बहमानी सल्तनत के शासकों को अशपति, मराठा शासकों को छत्रपति कहा गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो विजयनगर के राजा थे उनको क्या कहा गया? उनको कहा गया नरपति। बहमानी सल्तनत के राजाओं को क्या कहा गया? अश्वपति। और जो मराठा साम्राज्य के राजा थे उनको क्या कहा गया? उनको कहा गया छत्रपति। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखते हैं। फिर विरूपक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर किसमें स्थित है? तो विजयनगर साम्राज्य में स्थित है विरूपक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर। अब विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं। टाइम पीरियड क्या है? 1336 से 1646 तक का टाइम पीरियड है विजयनगर एम्पायर का। संस्थापक हरिहर बुक्का थे। दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में विजयनगर आज की डेट में कहां पर है? कर्नाटक वाले रीजन में। ठीक है, स्थापना का क्या उद्देश्य था? दक्षिण भारत में हिंदू राज्य, बहमानी सल्तनत थी मुस्लिम, विजयनगर थी हिंदू। स्थापना 1336 में करी थी। हरिहर और बुक्का ने पहले ये कंपली राज्य के मंत्री थे। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के जो है राज्यपाल थे, लेकिन किस एरिया के थे? तो कंपली राज्य के थे। ठीक है, और इनके गुरु कौन थे? विद्यारण्य थे। और दिल्ली सल्तनत के प्रभाव को रोकने के लिए इन्होंने साम्राज्य बनाया था। और जो विजयनगर एम्पायर है उसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट वंश थे, जैसे कि दिल्ली सल्तनत के अंदर हमें 5 राजवंश देखने को मिलते हैं, उसी तरीके से विजयनगर एम्पायर के अंदर भी हमें 5 राजवंश देखने को मिलते हैं। पहली होती है संगम डायनेस्टी, दूसरी है सलुवा डायनेस्टी, फिर है तुलुवा डायनेस्टी, ठीक है, फिर है अराविडु डायनेस्टी। तो संगम डायनेस्टी, हरिहर जो वन थे वो बुक्का, हरिहर और बुक्का जो थे संगम डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, फाउंडर थे, इन्होंने एम्पायर की नींव रखी। फिर सुलुवा डायनेस्टी, नरसिम्हा सुलवा इसके राजा थे, ये संक्रमण का काल माना जाता है। फिर तुलुवा डायनेस्टी सबसे महत्वपूर्ण वंश था। इसके प्रमुख शासक कौन थे? कृष्णदेव राय, 1509 से 1529 तक इन्होंने जो रूल किया। ये ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं। इन्होंने एक्सपेंशन किया, समृद्धि को बढ़ाया, विद्वानों का इन्होंने संरक्षण किया और तेलुगु साहित्य का विकास हुआ है कृष्णदेव राय वन के समय में। फिर अराविडु डायनेस्टी, अराविडु वंश जो है लास्ट डायनेस्टी होती है, उसके बाद जो है विजयनगर एम्पायर का धीरे धीरे डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है।
कृष्णदेव राय बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो उनकी बात करें तो 1509 से 1529 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। विजयनगर का स्वर्ण काल जो है इन्हीं के टाइम पीरियड में रहता है। इन्होंने अमुक्त मर्यादा नाम की तेलुगु किताब लिखी है और ये जो है तेलुगु लिटरेचर को भी इन्होंने बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया। इनके समय में विदेशी यात्री जो आया, एक पोर्टुगल का यात्री था डोमिंगो पेस, इनके समय में आया, और फेर्नांडो नुनेज जो है इनके समय में आया था। प्रशासन, सेना और अर्थव्यवस्था को इन्होंने काफी ज्यादा मजबूत किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे विजयनगर एम्पायर के बारे में जो कि आपको याद रखने हैं। और विजयनगर एम्पायर के प्रशासन की हम बात करें तो मोनार्की यहाँ पर हुआ करती थी, राजतंत्र था, राजा सब बोझ हुआ करता था। प्रोविंस जो होते थे, प्रांत जो होते थे, उनमें नायक होता था, उनका गवर्नर। ठीक है, जो प्रोविंस होते थे, प्रांत होते थे, उनका गवर्नर कौन होता था? नायक होता था। नायक प्रणाली थी। सैनिक और मिलिट्री, सैनिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी होती थी नायक प्रणाली में। इकोनॉमी की बात करें हम तो कृषि मुख्य आधार था। सिंचाई व्यवस्था को विकास दिया इन्होंने। मसाले, कपड़ा, विदेशी व्यापार हुआ। बंदरगाह सक्रिय थे। समाज की बात करें तो व्यवस्थित समाज था, महिलाओं की स्थिति बेहतर हुआ करती थी, विभिन्न जातियां मौजूद थी। धर्म की बात करें तो मुख्य धर्म इनका हिंदू था, लेकिन इनमें रिलीजियस टॉलरेंस भी थी। इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण भी कराया। ठीक है, कला वास्तुकला की बात करें तो द्रविड़ शैली में जो भी मंदिर बने थे वो किसमें बने थे? वो द्रविड़ शैली में बने थे। विरूपक्ष मंदिर, विठल मंदिर और स्टोन चैरियट जो रथ था वो इस समय में बना था पत्थरों को काट के। बहमानी एम्पायर के साथ इनका संघर्ष था। विजयनगर और बहमानी सल्तनत के बीच लगातार युद्ध होते हैं। रावचुर दोआब और क्षेत्रीय नियंत्रण जो है कारण रहता है। पतन के कारण की बात करें तो 1565 में तल्ली कोटा का युद्ध होता है। तल्ली कोटा के युद्ध का एक और नाम है राक्षस तांगड़ी, राक्षस तांगड़ी का युद्ध। ठीक है, राक्षस तांगड़ी का युद्ध 1565 में होता है। दक्कन सल्तनत बीजापुर गोलकोंडा के साथ जो है एक साइड थे, बीजापुर सल्तनत एक साइड पर थी और जो दूसरी साइड पर विजयनगर एम्पायर था। और इस युद्ध में राजधानी जो इनकी होती है हम्पी वो नष्ट हो जाती है और बाद में जो है वीक रूलर्स आते हैं तो फिर एम्पायर जो है पूरी तरह खत्म हो जाता है। महत्व की बात करें तो दक्षिण भारत में हिंदू संस्कृति की रक्षा करी विजयनगर एम्पायर ने और कला, वास्तुकला और साहित्य का विकास किया और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बना करके रखा। ठीक है, यहाँ पर अगेन कृष्णदेव राय के बारे में बात है तो 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के सर्वप्रथम शासक जो थे वो कौन थे? कृष्णदेव राय थे। उन्होंने संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ के कवियों और विद्वानों को संरक्षण दिया। तेलुगु भाषा में महाकाव्य अमुक्त मर्यादा की रचना करी। तो अमुक्त मर्यादा क्या है? एक एपिक पोयम है तेलुगु लैंग्वेज की। कृष्णदेव राय ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर सहित अनेक मंदिरों को अनुदान भी दिए। 1529 में बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती। 1565 में दक्कन सल्तनतों ने राम राय के नेतृत्व वाले विजयनगर सेनाओं को तल्ली कोटा के युद्ध में पराजित किया। तल्ली कोटा का युद्ध जब हुआ उस समय विजयनगर एम्पायर के राजा कौन थे? राम राय थे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, राम राय जो थे वो राजा थे। इसके तत्पश्चात साम्राज्य छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाता, जिसका शासन जो है नायकों के अधीन था। 17वीं सदी के मध्य तक विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। और व्यापार हेतु बहुत सारे विदेशी यात्री आते थे। पुर्तगाली यात्री क्यों आते थे? घोड़े बेचने आते थे। डोमिंगो पायस पुर्तगाली यात्री था जिसने विजयनगर की राजधानी में अपने प्रवास का विस्तृत विवरण भी लिखा है। ठीक है, कृष्णदेव राय के समय में आया था। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर पूरा मैप दिया हुआ है। ये बात करें गजपति किंगडम, गजपति किंगडम कहाँ पर है? ये गजपति किंगडम हमें देखने को मिल रहा है। बहमानी सल्तनत ये है और विजयनगर एम्पायर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और विजयनगर एम्पायर कृष्णदेव राय के अंडर जो है वो ये वाला रीजन जो है कृष्णदेव राय के अंडर में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की। अब आगे हम मुगल पढ़ने वाले हैं जो हमारे टेक्स्ट एनसीईआरटी में दिए उसको, लेकिन उससे पहले एक बार हम नोट्स में सब कुछ देखते चलें। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना कब होती है? 1526 से 1707 तक मुगल साम्राज्य रहती है और 1707 में मुगल साम्राज्य जो है वो खत्म हो जाती है। फिर इस संस्थापक कौन था? बाबर था। पूरे उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य थी। उसके बाद 1526 में पहला पानीपत का युद्ध होता है और ये इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। कला, वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। अब हम डिटेल में सब देखेंगे। तो प्रमुख शासक की बात करें अगर हम तो बाबर का टाइम पीरियड क्या है? 1526 से 1530 तक मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। इब्राहिम लोदी को हराया था, इसने तोप खाने का उपयोग किया था बाबर ने। फिर हुमायूं का टाइम पीरियड आता है 1530 से 40 तक।
प्रारंभिक शासन असफल रहा, शेरशाह सूरी से हार जाता है, फिर 1555 से 1556 तक फिर वापस आता है, सत्ता को वापस से स्थापित करता है। तो इसलिए दो टाइम पीरियड इसके लिए जाते हैं, 1530 से 1540। अकबर की बात करें तो 1556 से 1605 तक का अकबर का टाइम पीरियड रहता है और ये मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक रहता है, सबसे महान शासक रहता है। इसने एक्सपेंशन किया, स्टेबिलिटी लाई, इसने सुलह कुल की नीति, यूनिवर्सल टॉलरेंस की नीति अपनाई, मनसबदारी सिस्टम की शुरुआत करी, अपने दरबार में नवरत्नों को रखा। फिर उसके बाद अकबर का बेटा जहांगीर 1605 से 1627 तक था, ये न्यायप्रिय था, इसने न्याय की जंजीर जो है बनाई थी। शाहजहां की बात करें 1628 से 1658 तक का टाइम पीरियड रहता है, गोल्डन एज आर्किटेक्चर का रहता है, यहाँ पर ताजमहल का निर्माण कराया। औरंगजेब 1658 से 1607 तक अंतिम शासक था, जजिया कर को इसने पुनः लागू किया था। खत्म किसने किया था? अकबर ने। उससे पहले किसने? फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया था। उसके बाद जो जजिया कर किसने लागू करा? औरंगजेब ने पुनः लागू करा। ठीक है, अधिकतम विस्तार किया औरंगजेब ने अपने जो है साम्राज्य का, और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मुगल शासन का सिरे से अंत हो जाता है। चलिए, अगर हम प्रशासन की बात करें मुगल साम्राज्य में, तो केंद्रीकृत प्रशासन था, बादशाह जो सर्वोच्च होता था, मुख्य पद थे वजीर। वजीर अब आप समझ गए होंगे, जो वजीर होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। दीवान होता था, फाइनेंस मिनिस्टर। मीर बख्शी जो है मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होता था, और काजी जो है वो जज होता था। मनसबदारी सिस्टम कौन लेकर के आया था? मनसबदारी सिस्टम की शुरुआत करी थी अकबर ने। अधिकारी मनसबों को, अधिकारी जो थे मनसबदार को सैनिक रखने होते थे, वेतन जो है जमीन या नगद में मिला करता था। ठीक है, तो ये थी मनसबदारी व्यवस्था। उसके बाद अर्थव्यवस्था की बात करें तो लैंड रेवेन्यू जो है आय का मुख्य स्रोत हुआ करता था। आंतरिक ट्रेड भी होता था और बाहरी भी होता था। शेर शाह और अकबर के समय जो है काफी ज्यादा ट्रेड में रिफॉर्म्स हमें देखने को मिले थे। ठीक, और जो समाज की बात करें तो मिक्स सोसाइटी थी, हिंदू मुस्लिम दोनों थे, और सोशल डिवीजन भी हमें देखने को मिलता है। फिर कला और वास्तुकला की बात करें तो कला और वास्तुकला में ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, मुगल चित्रकला, ये सब निकल करके आते हैं। फिर पतन के कारण क्या था? औरंगजेब की नीतियां, लगातार युद्ध, आर्थिक कमजोरी, कमजोर उत्तराधिकारी, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय जो है कारण बनते हैं मुगल साम्राज्य के अंत के। फिर महत्व की बात करें तो भारत में मजबूत केंद्रीकृत शासन, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल रूल आता है। कला और वास्तुकला का विकास, कल्चरल सिंथेसिस होता है। 1526 में क्विक रिवीजन करें तो बाबर ने जो है मुगल साम्राज्य की नींव रखी। 1556 से 1605 तक अकबर का टाइम पीरियड रहा। 1628 से 58 तक शाहजहां का टाइम पीरियड रहा, और 58 से 1707 तक औरंगजेब का टाइम पीरियड रहा। चलिए, अब हम देखते हैं मुगल साम्राज्य को डिटेल में। ठीक है, मुगल साम्राज्य को अब हम डिटेल में देखेंगे। तो मुगल साम्राज्य किस वंश के थे, किसको बिलोंग करते थे? तो ये तैमूर वंश के थे। ठीक है, तैमूराइड डिसेंडेंट्स थे, तैमूर वंश के थे। बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और बाबर ने फिर दिल्ली सत्ता संभालकर मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। इस युद्ध में बारूद, क्षेत्रीय तोपखाने और तड़ेदार बंदूकों का अतिशय निर्भरता थी। तो बाबर ने जो पानीपत का युद्ध था, इसमें जो है गन पाउडर, फील्ड आर्टिलरी और राइफल की जो है काफी ज्यादा यूज इसने किया था। फिर बाबर क्या था? एक तुर्क मंगोल शासक था और सैन्य रणनीतिकार था, जो समरकंद का वर्तमान उज्बेकिस्तान से निष्कासित कर दिया गया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा किसमें लिखी है? बाबर नामा में लिखी है। इसने स्वयं को संस्कारी, बौद्धिक और जिज्ञासु व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। और इसने जो है वास्तुकला, कविता, पशुओं और वनस्पति की गहरी समझ थी, ऐसा बताया है। ठीक है, तो बाबर नामा लिखी है। ठीक है, बाबर ने। ठीक, और ये बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है पर्शियन में। ठीक है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? बाबरनामा लिखी गई है पर्शियन या फारसी भाषा में। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे अफगानी में लिखी गई है, तुर्की में लिखी गई, नहीं, ये पर्शियन या फारसी भाषा में बाबरनामा लिखी गई है, जिसे हम तुजुके बाबरी भी कहते हैं। फिर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका पुत्र जो है हुमायूं साम्राज्य को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है, और इसका लाभ उठाते हुए अफगान नेता शेर शाह सूरी। अब शेर शाह सूरी कौन था? शेर शाह सूरी जो था वो अफगानी था।
ठीक है। अफगान नेता शेरशाह सूरी उत्तर भारत के बड़े भाग पर शासन स्थापित कर देता है और कई सारे यहाँ पर ये सुधार करता है शेरशाह सूरी। और इसके पूर्व हेमू जो सूरवंश का अंतिम शासक के अंतर्गत एक कुशल सेनापति और मुख्यमंत्री था, उसने दिल्ली पर अल्पकालिक नियंत्रण स्थापित कर हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से शासन किया था। तो हेमू के सूरवंश का अंतिम शासक था, इसने हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से शासन किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हेमू का भी शासन का आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, हेमू ने शासन किया था। ठीक है। और पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित करके दिल्ली को मुगलों के ये पुनः प्राप्त किया था। ठीक है। हेमू के साथ पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। सूरवंश का अंतिम शासक होता है हेमू। ठीक। और शेरशाह सूरी का मकबरा एग्जाम में पूछा जाता है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में, ये भी आपको याद रखना है। और अंतिम शासक सूर्यवंश का होता है हेमू, जिसने हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से दिल्ली में शासन किया। हेमू को पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने हराया और वापस से दिल्ली में अपना जो है मुगल साम्राज्य स्थापित किया। फिर आता है अकबर। अकबर अपने पिता हुमायूं के आकस्मिक निधन के बाद 13 वर्ष की आयु में सम्राट घोषित हुआ। ठीक है। तो 13 वर्ष की आयु में अकबर सम्राट घोषित हुआ। अकबर ने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को मुगल शासन के अधीन लाने का जो अभियान किया। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग से उसने 5 माह से अधिक समय तक घेरे रखा। और अकबर का जो दरबारी इतिहासकार जो था अबुल फजल था। कौन था? अबुल फजल। ठीक है। अबुल फजल था कोर्ट हिस्टोरियन अकबर का, ये भी आपको याद होना चाहिए, कोर्ट हिस्टोरियन अकबर का। हाँ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर एक पॉइंट आता है जौहर। जौहर क्या है? तुर्क या मंगोल सेनाओं के आक्रमण के दौरान जो राजपूत स्त्रियां अपनी पवित्रता और सम्मान की रक्षा करने के लिए सामूहिक रूप से अग्नि में खुद को समर्पित कर देती थी, उन्हें क्या कहते थे? जौहर कहते थे। ठीक है। उसे इस परंपरा को कहते थे जौहर। आपने पद्मावत मूवी में देखा होगा किस तरीके से सारी राजपूत रानी इकट्ठा होकर के अग्निकुंड बना करके उसमें कूद जाती, इसे कहते थे जौहर। तो अकबर के बारे में बात हो रही थी आगे। तो स्वयं निरीक्षक हेतु उपरांत भी अकबर फारसी तथा भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए उत्सुक रहता था। उसने भारतीय शास्त्रीय विचारों में गहरी रुचि दिखाई और बहुधा विद्वानों को अपने राज दरबार में आमंत्रित किया। उसके राज दरबार में जो थे नौरत्न हुआ करते थे। ठीक है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक अनुवाद भवन, एक ट्रांसलेशन हाउस जो है स्थापित करा था, जहां उसने प्रमुख सांस्कृतिक ग्रंथों का अनुवाद किसमें कराया? फारसी में कराया। ठीक है। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। इसने महाभारत फारसी में रज्मनामा या युद्ध का ग्रंथ, रामायण जो है 176 सुंदर लघु चित्रों के साथ और भगवत गीता और पंचतंत्र का अनुवाद कराया था। अकबर की जो शासन अवधि थी 50 वर्षों तक थी। इस अवधि का मध्यकाल प्राय शांत रहा, किंतु अंतिम 15 वर्ष जो कश्मीर, सिंधु, दक्कन और अफगानिस्तान में नए सैन्य अभियानों से भरे रहे। अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इसे स्थिर रखने के लिए जो है बहुत सारी नीतियां अपनाई, जैसे पड़ोसी राज्यों की राजकुमारियों के साथ इसने विवाह किया, मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए, राजपूत और क्षेत्रीय शक्तियों का राज दरबार में स्वागत किया और जजिया का उन्मूलन किया, सुलह कुल की नीति का अनुसरण किया। सुलह कुल का क्या मतलब होता है? सभी के साथ शांति, सभी के पंथों के साथ सहिष्णुता की नीति, यानी यूनिवर्सल टॉलरेंस। और अंतरपथी संवादों हिंदू अधिकारियों की उच्च पदों पर नियुक्ति करी। ठीक है। जैसे टोडरमल वगैरह की उच्च पदों पर नियुक्ति करी थी। और अकबर के पुत्र जहांगीर ने पिता की भांति ही कला वास्तुकला के प्रति रुचि दिखाई। जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। यह युग कला और स्थापत्य कला के विकास का चरम माना जाता है, जिसमें दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और दिल्ली और आगरा में लाल किले शामिल हैं। अन्य शास्त्रीय कलाओं और भारतीय संगीत, सुलेख और लघुचित्र कला भी इस काल में उत्कर्ष इनका होता है। फिर औरंगजेब का टाइम पीरियड आता है 1657 में, जब शाहजहां बीमार पड़ जाता है तो सिंहासन बड़े पुत्र दारा शिकोह को मिला, किंतु दारा को उसके छोटे भाई औरंगजेब के कई युद्ध में पराजित करके सिंहासन को प्राप्त किया था। ठीक है। तो सबसे पहले शासन किसको मिला था? शाहजहां के बाद दारा शिकोह को शासन मिला था और इसने दारा शिकोह को हराया था 1658 में धर्मत के युद्ध में, और 1658 में ही समूहगढ़ का युद्ध हुआ था। ठीक है। तो इसने जो है हरा दिया था 1658 में धर्मत और 1658 में ही समूहगढ़ का युद्ध, इसने दारा शिकोह को पराजित किया और जो है सिंहासन पर बैठा। 1658 में अपने राज्यरोहण किया अपना। ठीक है। द थ्रोन इन 1658 और आलमगीर का इसने जो है स्वयं को टाइटल दिया।
आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। उसने लगभग 49 वर्षों तक शासन किया था औरंगजेब ने। उसने दक्षिण के कई भागों पर विजय प्राप्त की। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य जो है अपने विस्तार के चरम पर पहुंच चुका था। उसे लगातार जो है महत्वपूर्ण विद्रोह का सामना करना पड़ा। औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम 25 वर्ष दक्कन क्षेत्र में युद्ध करते हुए व्यतीत कर दिए थे। 1707 में उसकी मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब सारे इस्लामी या जो मजहबी नियम थे उनके अवसरों का पालन करता था। उसने धीरे धीरे अपने दरबार में उन प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया जिन्हें वह गैर इस्लामी मानता था। ठीक है, जैसे संगीत और नृत्य को भी इसने जो है खत्म कर दिया। ये बहुत ज्यादा कट्टर इस्लामी था, इसलिए गैर इस्लामी जो भी चीजें होती थी उनको इसने खत्म कर दिया। ठीक है, और उसने गैर मुसलमानों पर जजिया कर वापस से लगाया और तीर्थ स्थलों के दर्शन हेतु तीर्थ यात्रा कर जो है इसने वापस से लगाया था। और तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर दोनों को ही समाप्त किसने किया था? इन्हें मुगल सम्राट अकबर ने समाप्त किया था। फिर मुगलों का प्रतिरोध। 7वीं शताब्दी में जाट किसानों ने जो है मुगलों का प्रतिरोध किया। भील, गोंड, संथल, कोच और कई आदिवासी समुदायों ने किया था। और वनवासी, पहाड़ी, दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने भी मुगलों का प्रतिरोध किया था। उसके बाद राजपूतों का उदय होता है। रानी दुर्गावती को मध्य भारत के गोंड राज्यों से एक गढ़ राज्य की एक वीर रानी के रूप में याद किया जाता है। कहाँ किसकी बात हो रही है? रानी दुर्गावती की। रानी दुर्गावती की गोंड राज्यों में से एक गढ़ राज्य की जो है रानी हुआ करती थी। अकबर द्वारा भेजी गई मुगल सेना के विरुद्ध इन्होंने लड़ते हुए जो है अपनी जान गंवाई थी, इसलिए इनको याद किया जाता है रानी दुर्गावती को। राजपूतों का फिर उदय होता है उत्तर पश्चिम भारत में। कहाँ पर? राजस्थान वाले एरिया में राजपूत उपमहाद्वीप के बाहर से आने वाली शक्तियों से ये लड़ते रहे। राजपूतों ने खिलजी के आक्रमण के बाद अपने राज्यों का पुनर्गठन कर लिया था, क्योंकि उन्होंने देखा कि अब जो है काफी ज्यादा बाहर से आक्रमण हो रहे हैं, तो उन्होंने पुनर्गठन अपना करा। लेकिन इनके ही आपस में लड़ाई झगड़ों के कारण जो है इतने ज्यादा आक्रमण हो पाए इंडिया में, क्योंकि ये एकजुट नहीं थे सारे राजपूत शासक जो कभी ये मुगलों के साथ मिल जाते थे, आगे जाके अंग्रेजों के साथ भी मिले। इस वजह से इन्होंने ही आपस में एकजुटता नहीं दिखाई और इंडिया में इतने सारे आक्रमण हमें देखने को मिलते हैं। राणा संगा ने कई राजपूत वंशों को एकीकृत किया और सुल्तानों के विरुद्ध कई युद्ध किए। अंततः खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध उन्होंने पराजय का सामना करना पड़ा। तो खानवा का युद्ध हमें बाबर के साथ राणा संगा का देखने को मिलता है। ठीक है, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप थे और उन्होंने मुगल आधिपत्य को अस्वीकार किया और राजपूत प्रतिरोध का प्रतीक बने। कौन? राणा प्रताप, महाराणा प्रताप। ठीक है, और ये कहाँ के थे? मेवाड़ के थे। उसके बाद 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। महाराणा प्रताप को मुगलों की सेना के विरुद्ध पीछे हटना पड़ा। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को मुगल सेना से जो है पीछे हटना पड़ता और उन्होंने अरावली की पहाड़ियों से मुगल सेना के विरुद्ध वर्षों तक गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। फिर महाराणा प्रताप को भीलों का प्रथम समर्थक प्राप्त था, जो धुरंधर के रूप में सेना में सम्मिलित हुए थे। महाराणा प्रताप की सेना में कौन थे? भील थे, और जो धुरंधर के रूप में सेना में सम्मिलित हुए थे। कुछ राजपूत राजाओं ने लास्ट में कूटनीति और वैवाहिक गठबंधनों के माध्यम से मुगलों के साथ गठबंधन किया। ठीक है, जब वो मुगलों को नहीं हरा पाए और मुगल उनके राज्य पर आक्रमण करने लगे, तो उन्होंने फिर क्या किया? मुगलों के साथ हाथ मिलाए, वैवाहिक गठबंधन किए। और औरंगजेब के शासनकाल के समय में कई राजपूत सरदारों ने विद्रोह किया, जिसमें मारवाड़ के दुर्गादास राठौर भी सम्मिलित थे और उन्होंने जोधपुर की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी। ठीक, उसके बाद बात करेंगे अहोम किंगडम की। अहोम कहां पर था? असम में था। 13वीं शताब्दी में अहोम जातीय समूह वर्तमान म्यांमार से ब्रह्मपुत्र घाटी तक चले गए और वहां अहोम साम्राज्य का गठन किया। सल्तनत और मुगल काल दोनों समय में अहोम शासकों ने उत्तर पूर्व में, कहां पर? नॉर्थ ईस्ट में विस्तार के प्रयासों का कठिन प्रतिरोध किया। इसलिए आप देखते होंगे कि नॉर्थ ईस्ट में जो है मुस्लिम्स नहीं पाए जाते। नॉर्थ ईस्ट में मुस्लिम सत्ता स्थापित नहीं हो पाई थी। क्यों? क्योंकि वहां का किंगडम इतने मजबूत थे, इतने एकजुट हो गए थे कि उन्होंने मिलकर के प्रतिरोध कर दिया था। उनकी अनूठी पाइक प्रणाली थी। ठीक है, अहोम की क्या थी? पाइक प्रणाली हुआ करती थी। पाइक प्रणाली में प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को भूमि अधिकारों के स्थान पर श्रम या सैन्य कर्तव्य के माध्यम से राज्य को सेवा प्रदान करने का आह्वान किया जाता था। तो यहाँ पर क्या होता था? पाइक सिस्टम में दे आर रिक्वायर्ड टू सर्व द स्टेट थ्रू लेबर और मिलिट्री ड्यूटी, और उसके बदले में उन्हें क्या मिलता था? लैंड राइट्स मिलते थे। आपको लैंड देंगे, आप अगर एबल हो तो आप स्टेट की तरफ से लड़ो। अहोमों ने स्थानीय संस्कृति को आत्मसात किया, कृषि को बढ़ावा दिया, विविध धर्मों को प्रोत्साहित किया और असम की समृद्ध परंपराओं में इन्होंने योगदान दिया। क्या अहोम किंगडम कहाँ था? असम में। और गुवाहाटी के निकट जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर लड़े गए
सरायघाट का युद्ध। सरायघाट का युद्ध कब हुआ? 1671 में हुआ। अहोम सेनापति लचित बरफुकन ने मुगल सेना को पराजित किया था। तो सरायघाट का युद्ध इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1671 में लचित बरफुकन ने जो है मुगल सेना को पराजित किया था। फिर सिखों का राइज होता है, सिख आते हैं। 15वीं शताब्दी में पंजाब में गुरु नानक ने समानता, करुणा और ईश्वर की एकता का संदेश फैलाया। गुरु नानक 15वीं शताब्दी में आते हैं और उनके जो अनुयायी हैं वो सिख के नाम से जाने जाते हैं। सिख पंथ का आरंभ एक आध्यात्मिक आंदोलन के रूप में हुआ था। ठीक है, सिख फेथ किस तरह शुरू हुआ था? स्पिरिचुअल मूवमेंट था ये। और बाद में कुछ मुगल शासकों की बढ़ती असहिष्णुता और उत्पीड़न ने सिख गुरुओं को उत्तर देने पर विवश कर दिया। जहांगीर की बात करें तो उसने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था। औरंगजेब के आदेश पर चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर का सर कलम कर दिया गया था। तो मुगलों ने सिख गुरुओं के साथ बहुत ही ज्यादा बर्बर व्यवहार किया था। दिल्ली के चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब गुरु तेग बहादुर को भी समर्पित है। ठीक है, तो चांदनी चौक में जो शीशगंज साहिब गुरुद्वारा है ये गुरु तेग बहादुर को समर्पित है, क्योंकि चांदनी चौक में उनका जो है सिर कलम कर दिया था औरंगजेब ने। गुरु गोबिंद सिंह 10वें और अंतिम गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। और जो सिख धर्म है ये न्याय, समानता, आस्था की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध एक सैन्य भाईचारा था। आपस में एक तरीके का भाईचारा था जो प्रायः प्राणों की चिंता के बिना मुगल सेना से भिड़ता था। 19वीं शताब्दी के अंत में महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब के विभिन्न संघों को एकीकृत करा। उनका सशक्त केंद्रीकृत साम्राज्य कश्मीर के कुछ भागों तक भी फैला। उत्तर पश्चिम के अधिकांश भागों तक ये विस्तृत था सिख साम्राज्य। किसके टाइम पीरियड में? महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पीरियड में। तो अगर अब हम देखें प्रमुख राजवंश जो थे जो मुगलों से भिड़े थे, तो ये सबसे पहला राजवंश तो खुद दिल्ली सल्तनत था, मुगल था। फिर अहोम था, पूर्वी गंग था, गजपति साम्राज्य था, होसल था, बहमानी था, राजपूत था, सिख था। प्रमुख साम्राज्य में मेडिवल टाइम के देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर गुरु ग्रंथ साहिब सबसे पहले गुरु अर्जन देव द्वारा संकलित किया गया था। बाद में तेग बहादुर ने भजन इसमें जोड़ दिए थे। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है सिखों का जो ग्रंथ है उसको किसने संकलित किया था? उसको कंपाइल किया था गुरु अर्जन देव ने। बाद में गुरु तेग बहादुर जी ने उनमें भजन को ऐड किया था। फिर भारत के प्रशासन की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन था। सुल्तान के पास राजनीतिक और सैन्य प्रमुख के रूप में अधिकार हुआ करते थे। सुल्तान के कर्तव्यों में संभावित आक्रमण से इस्लाम के क्षेत्रों की रक्षा करना था, शुल्क और कर संग्रह करना था, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा सार्वजनिक विषयों और लोगों की स्थिति से जुड़े रहना इनमें था। ठीक है, तो ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है जो कि हम अपने नोट्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। सुल्तान को एक मंत्री परिषद की सहायता प्राप्त होती थी जो सल्तनत के विभिन्न भागों में प्रभारी होता था। जैसे आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर के पास हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। एकता प्रणाली प्रचलित थी जिसमें कर वसूली के लिए कुलीनों एकतादारों को क्षेत्र सौंप दिए जाते थे। व्यय कटौती के पश्चात शेष राजस्व जो है वो किसके पास होता था? सुल्तान के पास। और ये जो है वंशानुगत यानी हेरिडेटरी पोस्ट नहीं होती थी। एकतादार की जो पोस्ट होती थी वो हेरिडेटरी नहीं होती थी। इस प्रणाली में केंद्रीय सत्ता के प्रति विश्वसनीय स्थानीय प्रशासनों का एक जाल निर्मित था। ठीक है, तो इट क्रिएटेड अ नेटवर्क ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स लॉयल टू द सेंट्रल अथॉरिटी। फिर प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो दीवान कौन होता था? वित्त का प्रभारी होता था, चार्ज ऑफ फाइनेंस होता था। मीर बख्शी सैन्य विषयों की देख रेख करता था। और खाने सामान जो है वो शाही घराने के साथ साथ सार्वजनिक कार्य, व्यापार, उद्योग और कृषि का प्रभारी होता था। कौन? खाने सामान। फिर सदर न्याय, पंथ, मजहब और शैक्षिक विषयों के लिए उत्तरदायी था। ग्राम स्तर पर पारंपरिक स्वशासन की संरचनाएं थी और अकबर ने मनसबदारी प्रणाली भी स्थापित करी थी। और चेहरा और दाग सिस्टम भी जो है वो आया था। ठीक, और मनसबदारों की अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने मनसब के अनुसार राज्य के लिए हाथियों, घोड़ों, ऊंटों और सैनिकों की एक निश्चित जो है संख्या रखें। इसमें एक स्थानीय केंद्रीकृत सेना बनाई की अल्प सूचना और सेना एकत्र करना संभव हो जाता था। बेसिकली क्या कह रहा है, जो मनसबदार थे दे वर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन अ सर्टेन नंबर ऑफ एलिफेंट्स। मतलब मनसबदारों को अपनी सेना में कुछ नंबर ऑफ जो एलिफेंट्स थे, हॉर्सेस थे, कैमल्स थे, सोल्जर्स थे वो रखने पड़ते थे उनके मनसब की रैंक के अनुसार। और इसी की वजह से पॉसिबल हो पाया कि जो आर्मी जो है शॉर्ट नोटिस पर असेंबल हो जाती थी और जो है एक परमानेंट आर्मी जो है शासक के पास रहती थी। मनसबदारों को सामान्यतः जागीर के रूप में भुगतान किया जाता था। तो इनको कैश में पेमेंट नहीं किया जाता, जागीर के रूप में भुगतान किया जाता था, इसीलिए ये जागीरदार भी कहलाते थे। और अकबर के प्रशासन में गैर मुस्लिम अधिकारियों का कुल प्रतिशत शायद ही कभी 1/3 से अधिक था और प्रायः इससे भी कम रहता था। तो जो गैर मुस्लिम था उनका प्रतिशत बहुत कम रहता था अकबर के टाइम पीरियड में।
फिर अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? टोडरमल थे। इन्होंने एक कुशल राजस्व प्रणाली प्रारंभ करी थी। टोडरमल ने इन्होंने फसलों की पैदावार और कीमतों का विस्तृत सर्वेक्षण किया और उस जानकारी के आधार पर प्रत्येक फसल के लिए इन्होंने मूल्य निर्धारित करा था। तो किसने करा था? टोडरमल ने करा था। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। फिर उन्होंने पूरे राज्य में भूमि का एक व्यवस्थित सर्वेक्षण भी करा था, जिससे राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई। इसकी बात हो रही है टोडरमल की। जनजीवन, फिर पब्लिक लाइफ अगर हम देखें तो सल्तनत काल में बुनियादी ढांचे में कुछ प्रगति हुई, विशेषकर उत्तर भारत में। सड़क मार्गों, सेतुओं, नहरों और अन्य सिंचाई कार्यों के निर्माण के साथ ही नए शहरों की स्थापना भी हुई। मुगल काल में इन सभी का और विस्तार हुआ। विभिन्न धातुओं और मूल्य वर्ग के सिक्के मुद्रा के रूप में प्रचलित हुए। चांदी का सिक्का जो चलता था मुगल काल में, उसको क्या कहते थे? रुपया कहते थे। तांबे का सिक्का जो चलता था उसे क्या कहते थे? दाम कहा जाता था। ठीक है, कॉपर कॉइन को कहते थे दाम और सिल्वर कॉइन को क्या कहते थे? रूपी कहते थे। एग्जाम में पूछा जाता है, ये याद रखना है। और मनसबदारी प्रथा में हमने देखा किसने लागू करी थी? अकबर ने। और इसी के पहले एक इंपॉर्टेंट और एक चीज पूछी जाती है, चेहरा और दाग सिस्टम। चेहरा और दाग सिस्टम किसने लागू करा था? तो चेहरा और दाग सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी ने लागू करा था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। और चेहरा क्या होता था? चेहरे में सिस्टम में जो सैनिक होते थे उनका पूरा हुलिया वगैरह नोट करा जाता था। और दाग सिस्टम होता था, जो घोड़े होते थे उनपे जो है ब्रांडिंग की जाती थी, निशान लगाए जाते थे, उसको कहते थे दाग सिस्टम। चेहरा और दाग भी याद रखना है। मैं पढ़ते समय थोड़ा सा मनसबदारी और चेहरा और दाग में कंफ्यूज हो जाती थी, तो मुझे लगा आप भी ना होते हो, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। फिर कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हुआ करती थी। साधारणतः उपज का 5वां भाग जो है राजस्व के रूप में वसूला जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। उपज का कितना हिस्सा जो है राजस्व के रूप में जाता था? तो उपज का जो है 5वां भाग राजस्व के रूप में जाता था। सिंचाई प्रणालियों के विस्तार ने कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि करी थी। इस अवधि में किसानों को कई भीषण अकालों का सामना भी करना पड़ा था। वस्त्रों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तक अनेक प्रकार के उत्पादों का निर्माण हुआ। जहाज निर्माण इस अवधि में अत्यधिक विकसित हुआ। ठीक है, तो इस अवधि में जहाजों का बहुत निर्माण हुआ। कालीकट, मैंगलोर, सूरत, मसूलीपट्टनम और हुगली जैसे तटीय नगर व्यापार में सहायक रहे। फिर भारत जितना निर्यात करता था उससे कहीं कम आयात करता था। आयातित वस्तुओं में रेशम, घोड़े, धातुएं आदि होती थी। और घोड़े कहां से आते थे? पोर्टुगल से आते थे, पुर्तगाल से। और अरब, फारस और मध्य एशिया के व्यापारी भारतीय बंदरगाहों में बस गए, जिसमें व्यापारी गतिविधियां तीव्र हुई। तो अरब, फारस और मध्य एशिया के जो व्यापारी थे वो कहाँ बस गए? वो भारतीय बंदरगाह जहां हुआ करते थे वहां पर वो बस गए। हुंडी प्रणाली ने मुद्रा को राजनीतिक सीमाओं के पार धन हस्तांतरित करने में सक्षम किया। तो हुंडी सिस्टम क्या होता था? हुंडी सिस्टम जो होता था वो अक्रॉस द बॉर्डर जो है, अक्रॉस द बॉर्डर मतलब भारत की सीमा के बाहर धन भेजने की एक प्रणाली थी। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत में ये एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ करता था। बिना नकद पैसे ले जाए जाते थे, पैसे ट्रांसफर करने का एक तरीका होता था। मतलब कि नकद इसमें नहीं ले जाया जाता था, ये एक जो है पैसे ट्रांसफर करने का तरीका होता था। ठीक है, बिना नकद। बिना नकद, ठीक है, पैसे ट्रांसफर किए जाते थे। तो ये कैसे होता था? अगर हम बात करें तो हुंडी सिस्टम में कैसे होता था? तो मान लीजिए कि दिल्ली में आपने किसी को पैसे दिए, उसने आपको एक लिखित पर्ची दे दी जिसे हुंडी कहेंगे, और उसने हुंडी किसी दूसरे शहर में जैसे आगरा में आपको दिखा दिए, तो वहां पर दूसरा व्यापारी या साहूकार आपको पैसे दे देगा। यानी कि कैश ले जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, वहां पर आपको कोई दूसरा व्यक्ति पैसे दे देगा। तो ये होता था हुंडी सिस्टम। बेसिकली एक स्टेट की बाउंड्री के बाहर पैसे ले जाने के लिए हुंडी सिस्टम का यूज किया जाता था, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला। तो हुंडी किसी व्यक्ति को भुगतान करने का एक लिखित निर्देश होता था जो मुद्रा ले जाने की आवश्यकता के बिना वित्तीय लेन देन को संभव बनाता था। प्रणालियां शासक वर्गों की प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना ही व्यापार नेटवर्क में संचालित होती थी। आर्थिक गतिविधि के केंद्र के रूप में क्या होते थे? मंदिर होते। तो अनेक मंदिरों में न केवल पूजा, शिक्षा, सामाजिक संपर्क या प्रदर्शन कला के केंद्र थे। मंदिर प्रबंधकों द्वारा सामुदायिक बुनियादी ढांचे विकसित करते थे। मंदिर व्यापारी वर्ग को ऋण प्रदान भी करते थे और आंतरिक तथा समुद्री व्यापार को वित्त पोषित भी करते थे। तो मंदिरों का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा था। मंदिरों के पास आज भी अगर आप साउथ इंडिया के मंदिरों में देखेंगे अरबों खरबों रुपए की संपदा है, उस समय भी होती थी। और आज की डेट में तो वो लोकल पीपल के लिए यूज नहीं होता, बट उस समय व्यापार को वित्त पोषित करने का भी काम करते थे। 1600 के दशक के उत्तरार्ध में आर्थिक संकट उभरने लगा। करों के दबाव में कई किसानों को अपनी भूमि गंवानी पड़ी और बंधुआ मजदूर बन गए कई किसान। और भारत जो है अभी भी एक समृद्ध देश था, किंतु धन संपत्ति मुख्यतः किसके पास थी? शासकों, दरबारियों
उच्च अधिकारियों और व्यापारिक वर्ग के हाथों में केंद्रीय। गुप्त काल तक जो है ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन जो थी वो भी बहुत ज्यादा जो है अच्छा कर रही थी इकोनॉमिकली। फिर मुगल आए, अब मुगल के पास जो है वो मनी जो थी वो कॉन्सेंट्रेट कहाँ हो गई, इतने वर्गों के पास, शासकों के पास, दरबारियों के पास, उच्च अधिकारियों के पास, व्यापारी वर्गों के पास। और फिर उसके बाद जब अंग्रेज आते हैं तब तो फिर सारा पैसा उन्हीं के पास चला जाता है। तो इसके अतिरिक्त निरंतर होने वाले युद्धों के कारण जनसंख्या का जो है विस्थापन हुआ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुआ। और भारत के जो अधिकांश शासक थे उन्होंने कलाओं को संरक्षण दिया। समुदायों ने भी अपनी परंपराओं को बनाए रखने के लिए पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, जिसमें से अनेक परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुकूल ढल गए। इसके सांस्कृतिक परंपराओं के मध्य परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप एक साझा विरासत का निर्माण हुआ और इसके मध्य भारत आर्थिक रूप से समृद्ध रहा किंतु राजनीतिक रूप से अस्थिर रहा। तो मुगल काल की बात करें अगर तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से तो भारत उस समय में भी समृद्ध था, लेकिन जो है राजनीतिक रूप से धीरे धीरे करके ये कमजोर होने लगा। ठीक, तो अब यहाँ पर टेबल दिया हुआ है। 1200 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और यहाँ पर 1326 में मेवाड़ साम्राज्य की पुनः स्थापना होती है। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। 1347 में बहमानी सल्तनत की स्थापना होती है। 1398 में दिल्ली पर तैमूर का आक्रमण होता है। 1498 में भारतीयों का पुर्तगालियों का भारत में आगमन होता है। वास्को डी गामा भारत आता है कालीकट में, ठीक है, इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है। उसके बाद एक और टाइमलाइन है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। बाबर की विजय से मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। अकबर की निर्णायक इसमें विजय होती है। फिर 1565 में तल्ली कोटा का युद्ध, जिसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध कहते हैं, विजयनगर साम्राज्य खत्म हो जाता है इसके बाद। फिर 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। महाराणा प्रताप पीछे हटने पर विवश हो जाते हैं। 1671 में सराय घाट का युद्ध होता है। ओहोमो द्वारा मुगल की पराजय होती है। 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा का गठन होता है। फिर 1754 में दिल्ली पर मराठा नियंत्रण का आरंभ होता है और 1799 में सिख साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड यहाँ पर दिया हुआ है, इसको बना लीजिएगा, एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंस का आंसर लिखेंगे तो उसमें भी इस तरीके का आप टाइम ये पूरा स्केल बना सकते हैं, टाइम स्केल, तो एग्जामिनर पर काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। हमारा लेक्चर 1 था। अब जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी लेक्चर थोड़े लंबे होते जाएंगे। तो आज हमने अपना फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।